तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये चल रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम यहाँ पर जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है नाइट्रोजन। पहले इसकी प्रिपरेशन, फिर प्रॉपर्टीज और फिर इसके बाद जो नाइट्रोजन के इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और पहला जो टॉपिक लेंगे और ये है हमारा क्या, डाई नाइट्रोजन N2 के बारे में, इसकी प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम प्रिपरेशन में आते हैं। तो प्रिपरेशन में अगर देखें कि अमोनियम क्लोराइड और NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, इनकी रिएक्शन से बनता है अमोनियम नाइट्राइट, जिसके डिकम्पोजिशन से दो ये नाइट्रोजन एटम ऐड हो गए एक दूसरे से और 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलके और इस तरह से ये बन गया 2H2। तो लैब में जो नाइट्रोजन बनाई जाती है वो इसी मेथड से बनाई जाती है। समझ गए ना, ये क्या है, लैब मेथड। कि लैब में प्रैक्टिकली अगर हमें इसको बनाना है नाइट्रोजन को, डाई नाइट्रोजन को, तो हम इस मेथड से बना सकते हैं, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में होता है, NaNO2 सॉलिड फॉर्म में होता है। दोनों को लेकर और हीट कर दें तो इस तरह से नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है। दूसरा है अमोनियम डाइक्रोमेट से। ओके, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीटेड किया जाए तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन एटम है NH4 होल ट्वाइस में, दोनों नाइट्रोजन तो चेंज हो गए N2 के फॉर्म में और ये हो गए कुल मिला के 8 हाइड्रोजन, तो 4H2O रिमूव हो गया। अब यहाँ बचा क्या, 2 Cr और 3 ऑक्सीजन, तो ये बन गया Cr2O3। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर जो ये होता है ना Cr2O3 ग्रीन कलर का, ये एक, अगर हम इसे ठीक है फ्लेम कलरेशन में लें तो ये ग्रीन कलर का प्रोडक्शन करता है। आतिशबाजी में जो ग्रीन कलर प्रोड्यूस किया जाता है उसके लिए मिलाया जाता है। तो इस तरह से अमोनियम डाइक्रोमेट के डिकम्पोजिशन से नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। सीधा सीधा है, दोनों नाइट्रोजन को N2 में बदल दो, 8 हाइड्रोजन है तो 4H2 में बदल दो, बाकी बचा क्या, 2 Cr 3 ऑक्सीजन, तो बदल गया Cr2O3। तीसरा है कि ये एक ऐसी मेथड है जिसमें बहुत ही प्योर, अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन का प्रोडक्शन किया जाता है। इसमें बेरियम एजाइड BaN3 होल ट्वाइस, तो बेरियम एजाइड को जब हीटेड किया जाता है तो इस तरह से बेरियम रिड्यूस हो जाता है, Ba और नाइट्रोजन लिबरेट होती है। Ba या इसी तरह से सोडियम एजाइड को भी हीट करके प्योर नाइट्रोजन बनाई जाती है। ये दोनों सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाते हैं और नाइट्रोजन लिबरेट होके बाहर आ जाते हैं। तो इस मेथड से प्योर नाइट्रोजन बनाई जा सकती है। ओके, तो ये है, और ये ही इम्पोर्टेंट है रिएक्शन, एक तो ये और एक अमोनियम डाइक्रोमेट। और कॉमर्शियली मतलब लार्ज स्केल में नाइट्रोजन का जो प्रोडक्शन किया जाता है ना, वो एयर के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से किया जाता है। एयर में मेजर एलिमेंट जो है वो नाइट्रोजन ही होता है, तो इसे लिक्विफाइड किया जाता है पहले एयर का और फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो 77.2 केल्विन पर नाइट्रोजन लिबरेट हो जाता है। ओके, तो इस तरह से लार्ज स्केल पर नाइट्रोजन का प्रोडक्शन एयर से ही किया जाता है। बाकी नॉर्मल लैब में बनाना हो नाइट्रोजन तो इन मेथड्स का यूज किया जाता है। अब हम आ जाते हैं नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज में। तो देखो बच्चों, नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स हैं, एक तो N14 और एक N15। इसमें जिसका लार्ज अबंडेंस है वो है नाइट्रोजन। दूसरा है कि जो नाइट्रोजन है वो रूम टेम्परेचर पर टोटली इनर्ट है। इसका रीजन है कि इसमें जो है बॉन्ड एनर्जी, ट्रिपल बॉन्ड होता है 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में, और यही रीजन है कि नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, मतलब जो N ट्रिपल बॉन्ड N है, इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो है 941 किलो जूल पर मोल, जो बहुत ज़्यादा है। तब जाके ये 2 नाइट्रोजन एटम ब्रेक होते हैं। तो इसके लिए लगभग टेम्परेचर जो है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा की ज़रूरत होती है, तब जाके ये नाइट्रोजन एक्टिव होती है। इसीलिए जो है नाइट्रोजन बहुत ही हाई टेम्परेचर पर वर्क करता है।
रिएक्शन करता है। तो समझ गए ना कि नाइट्रोजन का इनर्टनेस का रीजन है नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी। इसीलिए इतनी एनर्जी देने पर ही नाइट्रोजन एक्टिव होता है, और इसका रीजन, इसी रीजन के कारण ही एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा है, क्योंकि ये एक बार बन जाए तो इतनी एटमॉस्फेरिक एनर्जी नहीं है कि इसे दोबारा डिकम्पोज कर सके। फिर आता है कि और भी रिएक्शंस हैं, जैसे कि अगर आप एल्कली मेटल्स में देखोगे तो केवल लिथियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है। बाकी कोई भी एल्कली मेटल नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते। ये बन जाएगा तो इसका नाम है लिथियम नाइट्राइड। ठीक है, जबकि एल्केलाइन अर्थ मेटल में सभी एलिमेंट नाइट्रोजन से रिएक्शन करते हैं। ओके, बहुत हाई टेम्परेचर में हीट कर दिया जाए, बाकी सिर्फ एल्कली मेटल में लिथियम ही रिएक्शन करता है। ठीक इसी तरह से नाइट्रोजन के साथ हीटेड कर दिया जाए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में, और ये कैटालिस्ट होते हैं K2O इंटू Al2O3, या और भी कैटालिस्ट यूज होते हैं। दूसरे कैटालिस्ट में आयरन और मोलिब्डेनम का भी यूज होता है, और लगभग 200 atm प्रेशर रखा जाता है। मतलब यहाँ पर ऐसा कि यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है लगभग 200 atm का, और इनकी जगह पर FeMO का भी यूज किया जा सकता है, तब अमोनिया का प्रोडक्शन होता है। और ये है हैवर मेथड, समझ गए ना। हैवर मेथड से अमोनिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें ये टेम्परेचर प्रेशर और ये कैटालिस्ट होते हैं। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और हमें अगर प्रोडक्शन आगे की तरफ बनाए रखना है, अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो अमोनिया को लगातार जो है रिमूव किया जाए। ओके, प्रेशर ज़्यादा रखा जाए तो ये फास्ट बनता है अमोनिया। इसके अलावा आप देखोगे एक और मेथड आएगी, ठीक है, ओस्टवाल्ड मेथड। इस ओस्टवाल्ड मेथड से नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ अभी यहाँ ले लें तो N2 और O2 इक्वल टू 2NO, NO2 फिर आगे ऑक्सीडाइज कर दें तो NO2 और वाटर में डिसॉल्व कर दें तो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। तो ओस्टवाल्ड मेथड में अमोनिया भी यूज होता है, या डायरेक्ट N2 भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये है नाइट्रोजन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ओके, बाकी नाइट्रोजन से रिलेटेड बहुत सारी रिएक्शंस आगे भी हम पढ़ेंगे। फिर आता है एनोमोलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। मींस नाइट्रोजन अपने ग्रुप में कुछ अलग है। ठीक है, वैसे हर एक एलिमेंट, अब फर्स्ट एलिमेंट जो ग्रुप का होता है वो अपने ही ग्रुप के जो अदर एलिमेंट्स हैं उनसे कुछ डिफर होता है। ठीक इसी तरह से नाइट्रोजन भी अपने ग्रुप में कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है, जिसे हम बोलते हैं एनोमोलस बिहेवियर। तो देखो, पहली बात तो है कि नाइट्रोजन डाई एटॉमिक और इनर्ट एलिमेंट है, और इसमें जो कैटिनेशन है बहुत कम होती है प्रॉपर्टी, केवल 2 नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में ही मिलते हैं। और फास्फोरस जबकि आप देखोगे काफ़ी कैटिनेशन शो करता है। तो ये तो डाई एटॉमिक है, इनर्ट है। दूसरा है कि इसमें पी पाई बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी है, मतलब बॉन्डिंग पी पाई खुद के 2 नाइट्रोजन एटम खुद बॉन्डेड हो सकते हैं, या फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कार्बन के साथ, ठीक है, ये बॉन्डिंग करता है डी पाई पी पाई, मतलब कार्बन है नाइट्रोजन तो है ही, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन है ऑक्सीजन है, इनके साथ जैसे सी डबल बॉन्ड यहाँ पर आपको डबल बॉन्डिंग मिल जाएगी। पी पाई का मतलब होता है कि जैसे एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है, एन डबल बॉन्ड ओ, एन डबल बॉन्ड सी, इस तरह की जो है ये पी पाई बॉन्डिंग करता है। मतलब नाइट्रोजन का पी और नाइट्रोजन का पी, या नाइट्रोजन का पी और ऑक्सीजन का पी, तो इस तरह की बॉन्डिंग मिलती है। जबकि फॉस्फोरस है या अदर एलिमेंट जो इस ग्रुप के हैं वो इस तरह की टेंडेंसी नहीं रखते, है ना। मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन की आप देखोगे 4 होगी, जबकि बाकी जो अदर मेंबर्स हैं से, ठीक है, वो इससे भी ज़्यादा ऑक्सीजन कोवैलेंसी शो करते हैं। नाइट्रोजन में आप देखोगे 3 कोवैलेंट और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 तक की दिखती है। और अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की देखें तो इस ग्रुप में नाइट्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है जो बहुत सारी निगेटिव
और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे N3H में -1/3, NH2OH में -1, NH2NH2 में -2, NH3 में -3, फिर 0 +1, N2O में +2, N2O3 में +4, N2O5 में +4, सॉरी N2O3 में +3, N2O4 में +4, N2O5 में +5। तो इस तरह से नाइट्रोजन बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि अदर मेंबर्स इस तरह की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो ये कुछ एनामेलस बिहेवियर है जिसके कारण ही ये अपने ग्रुप से कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। सबसे मेन है कि नाइट्रोजन में पाई बॉन्डिंग की टेंडेंसी होती है और इसलिए दो नाइट्रोजन पाई बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं, जबकि फॉस्फोरस में ये टेंडेंसी नहीं है, तो वो P4 बनाता है और वो इसी के कारण P4 बनने के कारण ही हाईली रिएक्टिव भी होता है। अब आ जाते हैं कि एप्लीकेशंस कि नाइट्रोजन कहाँ कहाँ यूज होता है। तो देखो बच्चों, नाइट्रोजन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया में आता है। आपने देखा भी हैवर प्रोसेस में कि नाइट्रोजन के थ्रू ही अमोनिया बनती है। इसके अलावा कैल्शियम साइनेमाइड एक फर्टिलाइजर होता है, CaCN2, ठीक है। तो इसका यूज जो है फर्टिलाइजर की तरह होता है, क्योंकि इसके हाइड्रोलिसिस से यूरिया का फॉर्मेशन हो जाता है और वो एक अच्छा फर्टिलाइजर है। तो कैल्शियम साइनेमाइड में बनाने में, मतलब एक फर्टिलाइजर में। इसके अलावा आप देखोगे अमोनिया का सबसे ज़्यादा यूज कूलेंट की तरह, रेफ्रिजरेंट की तरह होता है। कोल्ड स्टोरेज, चिल स्टोरेज, ठीक है, AC हो गए या रेफ्रिजरेशन में हो गया। और इसके अलावा क्रायो सर्जरी में यूज होता है, बायोलॉजिकल मटेरियल की प्रिजर्वेशन में होता है, क्योंकि नाइट्रोजन काफ़ी लो टेम्परेचर में रखता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन का यूज रेफ्रिजरेशन में भी होता है। यहाँ तक बात समझ गए। तो ये तो था नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज, नाइट्रोजन का बिहेवियर और उसके यूजेस। अब आ जाते हैं हम नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, और फर्स्ट कंपाउंड है अमोनिया, NH3, है ना। ट्राइगोनल पैरामिडल स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3। यहाँ पर एक लोन पेयर है और इसी रिपल्सन के कारण ये बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री का होता है। प्रिपरेशन की बात करें तो एक तो यूरिया के डिकम्पोजिशन या हाइड्रोलिसिस से भी बनता है। हमारी बॉडी में अगर यूरिया किसी प्रकार से बनता है, यूरिक एसिड बनता है इस तरह से यूरिया से, तो ये हाइड्रोलाइज्ड होकर किसमें चेंज हो जाता है, अमोनिया। तो इस तरह से यूरिया के डिकम्पोजिशन या हाइड्रोलिसिस से भी क्या होता है, अमोनिया का प्रोडक्शन होता है। लैब में अगर हम देखें तो लैब में अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन से अमोनिया बनता है। अमोनियम क्लोराइड ब्रेक हो जाता है अमोनिया प्लस HCl। मतलब ये जो है, अगर हम देखें कि अमोनियम क्लोराइड बना कैसे है, तो आप देखोगे इसमें 2 अमोनिया और 2 HCl है। तो ये एसिड हो गया और ये बेस हो गया, तो बन गया CaCl2 प्लस 2H2O और प्लस अमोनिया। तो इस तरह से लैब में अमोनियम क्लोराइड और चूना, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को जो है मिला के हीटेड करते हैं, तब अमोनिया की वेपर बाहर आ जाती है। और इंडस्ट्रियल लेवल पर जो है अमोनिया का जो प्रोडक्शन है वो हैवर प्रोसेस से होता है, और इसके लिए, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की डायरेक्ट रिएक्शन कराई जाती है, और प्रेशर लगभग 200 ATM, टेम्परेचर होता है 700 केल्विन, K2O Al2O, ठीक है, Al2O3 और Fe2O3 इनका कैटालिस्ट की तरह यूज होता है। ये क्या है बच्चों, यहाँ पर कैटालिस्ट। तो इस तरह से अमोनिया का प्रोडक्शन होता है। लार्ज स्केल में बनाना है तो अमोनिया को लगातार रिमूव किया जाता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का मोल्स या उसकी अमाउंट लगातार बढ़ाई जाती है। इस तरह से अमोनिया हैवर प्रोसेस से बनता है। यहाँ पर याद रखने का है सबसे इम्पोर्टेंट, अमोनिया की हैवर प्रोसेस में, अमोनिया प्रोडक्शन की हैवर प्रोसेस में कैटालिस्ट क्या है, ये 3 कैटालिस्ट याद रखें। फिर आ जाते हैं हम, इसके बाद है प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। तो अमोनिया एक बेसिक नेचर का जो है कंपाउंड होता है, लुईस बेस है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन, ठीक है। अमोनिया लिक्विड में भी होता है, लिक्विड स्टेट अगर हम कहें, लिक्विड स्टेट ऑफ NH3 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। समझिए बच्चों कि अमोनिया की लिक्विड स्टेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होती है। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में, तो बेसिक नेचर, ये एक लुईस बेस है, क्योंकि नाइट्रोजन में लोन पेयर होता है और यही लोन पेयर ये किसी भी H+ को या किसी भी एसिड के साथ
रिएक्शन करता है। तो इस तरह से अमोनिया और H2SO4, मतलब अमोनिया एस बेस हो गया, H2SO4 एसिड है तो अमोनियम सल्फेट, ऐसे HCl के साथ अमोनियम क्लोराइड, तो ये सॉल्ट बन गए, अमोनियम सॉल्ट बनते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो लो सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल, तो जो भी मेटल्स हैलाइड्स हैं या मेटल के सॉल्ट्स हैं, अगर अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व कर दिया जाए तो ये हाइड्रोक्साइड की तरह प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड अमोनिया में डिजोल्व नहीं होते। इस तरह से FeCl3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दें तो FeOH का होल थ्राइस, इस तरह से एक रेड कलर का PPT मिलता है। ठीक है, ठीक इसी तरह से जिंक सल्फेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करें तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आता है, ये है। ठीक इसी तरह से अगर आप एल्यूमिनियम क्लोराइड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएं तो मिलेगा AlOH का होल थ्राइस प्लस 3, ठीक है, NH4Cl जिलेटिनस PPT आता है। तो ये सब लैब में हम देखते हैं कि जब बेसिक रेडिकल टेस्ट लगाए जाते हैं, आयरन का है, जिंक का है, एल्यूमिनियम का है, तो वहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है, मीन्स अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन। तो इस तरह से आयरन क्लोराइड हो या आयरन का कोई भी सॉल्ट ले लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये इस तरह से प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि FeOH होल थ्राइस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व नहीं होता है। ऐसे ही NH जिंक सल्फेट को मिला दें, जिंक हाइड्रोक्साइड PPT व्हाइट PPT आता है। एल्यूमिनियम का कोई भी सॉल्ट ले लें, अगर हम इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में रखेंगे तो जिलेटिनस PPT आ जाता है। इस तरह से ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। इसके अलावा आप देखोगे कि अमोनिया एक बहुत ही बेस्ट स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, अच्छा लोन पेयर डोनर है। इसलिए अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के एक्सेस में अगर हम उस सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं तो इनके वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में रखोगे तो एक ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, CuNH3 का होल कोर SO4, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शंस है। ठीक इसी तरह से सिल्वर का ब्रोमाइड है, सिल्वर का क्लोराइड है। तो सिल्वर क्लोराइड है या सिल्वर ब्रोमाइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो जाते हैं और वाटर से कहीं ज़्यादा सोल्यूबल है। इट इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम कॉम्प्लेक्स विद सिल्वर, AgNH3 का होल ट्वाइस X, जहाँ X ब्रोमाइड हो या सोल्यूबल इन वाटर। बट अगर हम AgI की बात करें तो ये कोवैलेंट नेचर का है और ये जो है अमोनिया में डिसॉल्व नहीं है। ओके, लेकिन सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड अमोनिया में डिसॉल्व है, जिनमें सिल्वर क्लोराइड तो बहुत ही आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, जबकि सिल्वर ब्रोमाइड धीरे धीरे डिसॉल्व होता है। और अगर हम इसमें HCl डालें तो ये डिसॉल्व नहीं होगा, जबकि AgCl जो है अगर ये कॉम्प्लेक्स बन भी जाता है और आप HCl डालोगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। या नाइट्रिक एसिड डालने से ये जो है सिल्वर हैलाइड का जो है कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाएगा। इस तरह से ये कहलाती हैं कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शन, समझ गए ना। और भी बहुत सारी अमोनिया हाइड्रोक्साइड के साथ कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शंस हैं जो कि हम कॉम्प्लेक्स चैप्टर में भी देखेंगे। फिर ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और ये है रिएक्शन विद नेस्लर रिएजेंट। देखो बच्चों, नेस्लर रिएजेंट होता है K2HgI4। ओके, तो इस तरह से K2HgI4 जो है इसे बोलते हैं नेस्लर रिएजेंट। ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है अमोनियम आयन के साथ। मतलब अमोनियम का कोई भी सॉल्ट लिया जाए, ठीक है, जैसे अमोनियम क्लोराइड ले लें, अमोनियम क्लोराइड का जब कन्फर्मेशन करते हैं बेसिक रेडिकल में 0 ग्रुप में अमोनियम आयन का, तो नेस्लर रिएजेंट्स डालते हैं और ब्राउन कलर का PPT आता है। तो ये जो ब्राउन कलर का PPT बनता है, इसका एक फॉर्मूला पूछ लिया जाता है Hg। आप देख रहे हैं इसकी वैलेंसी 2 शो हो रही है, तो OHg NH2OHgI, ठीक है। इस तरह से इसको बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मेलॉन्स बेस। मतलब ये इंपॉर्टेंट नेम है, आयोडाइड ऑफ मेलॉन्स बेस, क्योंकि ये बेसिक नेचर का कंपाउंड है। और इस तरह से ये रिएक्शन अच्छे से याद रखना है। एक तो नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला और अमोनियम आयन के साथ बने हुए कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला। इसमें Hg की जो वैलेंसी है 2 दिखाई दे रही है और इसका नेम है आयोडाइड ऑफ मेलॉन्स बेस। फिर एक और रिएक्शन है रिएक्शन विद कैलोमल Hg2Cl। तो Hg2Cl2 की जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड में मिलाते हैं तो एक ब्लैक कलर का एक तो Hg बनता है और वाइट प्रेसिपिटेट HgNH2Cl, मतलब दोनों मिलके ब्राउन हो जाते हैं। तो ये एक HgNH2Cl, ठीक है, मर्क्यूरिक
क्लोरोएमाइन इस तरह का एक कंपाउंड बनता है कैलोमल के साथ। तो ये है अमोनिया की रिएक्शन नेशनल रिएजेंट के साथ और कैलोमल के साथ। ओके, फिर हम आ जाते हैं अमोनिया के एप्लीकेशन। तो देखो बच्चों, अमोनिया का यूज सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर्स, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, इनके प्रोडक्शन में अमोनिया का सबसे ज्यादा यूज होता है एक अच्छे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स बनाने में। मतलब इसके अलावा आप देखोगे नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन में, नाइट्रिक ऑक्साइड ऊस्टवाल्ड मेथड में अमोनिया से ही नाइट्रिक एसिड का लार्ज प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा लिक्विड अमोनिया का यूज रेफ्रिजरेशन में होता है, मीन्स कूलेंट की तरह यूज होता है, क्योंकि अमोनिया आसानी से लिक्विफाइड हो जाती है रूम टेम्परेचर में, और इसलिए लिक्विफाइड होकर एक लो टेम्परेचर प्रोड्यूस कर देती है। इस तरह से अमोनिया के लिए यूजेस हैं जो काम के हैं। फिर हम आ जाते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में। तो देखो बच्चों, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, ओके, और इनमें से जो ऑक्साइड्स मतलब हमें लेने हैं, और ये है इनमें से पहला है N2O, नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, या इसी को बोलते हैं लाफिंग गैस। ओके, हमें इनकी ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी, बस एक प्रोडक्शन कैसे होता है और इनकी स्ट्रक्चर। तो देखो बच्चों, अमोनियम नाइट्रेट जो होता है, ये है अमोनियम नाइट्रेट, इसको हीट करते हैं तो बनता है N2O, कलरलेस न्यूट्रल गैस है, और H2। इसमें अगर हम नाइट्रोजन का इसका स्ट्रक्चर देखें तो N ट्रिपल बॉन्ड N, और इस तरह से कोऑर्डिनेट, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और इस तरह से ये नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर देख किस तरह जुड़ा है। या फिर नाइट्रोजन का एक स्ट्रक्चर और दिया जाता है, मतलब N2O का, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो एक तो ये है, और एक स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज नहीं दे सकते, तो हम इसको हटा दें। तो केवल दो हैं, और इन्हीं का ये हाइब्रिड है, मतलब ये इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, और ये इनका क्या है बच्चों, हाइब्रिड, जिसमें एन के बीच की बॉन्ड लेंथ होती है 113 पिकोमीटर, और NO की बॉन्ड लेंथ है 119 पिकोमीटर। इस तरह से ये है N2O। तो आपको एक तो इसका फॉर्मूला, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, कलरलेस न्यूट्रल गैस। नाइट्रोजन के दो ही ऑक्साइड न्यूट्रल हैं, एक N2O और एक NO। दूसरा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर पर नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराई जाए तो पहले बनता है क्यूप्रिक नाइट्रेट और 2H, और इन्हीं H से नाइट्रिक एसिड रिड्यूस हो जाता है और NO का प्रोडक्शन कराता है। तो हम 2HNO3 ले लें, NO निकाल दें तो हाइड्रोजन बचे कितने, यहाँ पर 2 यहाँ निकल गए तो 6 थे, 4 यहाँ आ गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ से आ रहे हैं, 6 और चाहिए, तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, तो डायरेक्ट रिएक्शन मिली दिखेगी आपको। 3Cu प्लस 8HNO3 डाइल्यूट लिया जाता है तो बनता है CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस OH। कलरलेस पैरामैग्नेटिक होता है, इसीलिए होता है बच्चों क्योंकि अगर आप नाइट्रोजन इस नाइट्रिक ऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखोगे तो नाइट्रोजन में एक ऑड इलेक्ट्रॉन दिखता है, इसी ऑड इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये क्या है, पैरामैग्नेटिक होता है, न्यूट्रल है इस तरह से, और कलरलेस। यहाँ तक बात समझ गए। तो दो ऑक्साइड नाइट्रोजन के न्यूट्रल है, और इनमें से एक पैरामैग्नेटिक भी है। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम। फिर हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है नाइट्रोजन, ठीक है, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड या सिस क्यू ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं सिस क्यू ऑक्साइड, N2O3। तो ये जो है नाइट्रिक ऑक्साइड पर N2O4 की रिएक्शन कराई जाती है 250 केल्विन में, तब बनता है। ये बहुत ही लो टेम्परेचर में ही स्टेबल है, और इसमें जो है ये ब्लू सॉलिड, वो दोनों ऊपर जो है गैसेस थे, ये ब्लू सॉलिड है, एसिडिक नेचर का होगा, एनहाइड्रस, ठीक है, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। कोई भी ऑक्साइड को एसिड का एनहाइड्राइड तब बोलते हैं जब उस ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें और एक ऑक्सो एसिड बन जाए। तो N2O3 को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बनता है नाइट्रस एसिड, इसलिए हम N2O3 को ठीक है, नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं। और ये इसका स्ट्रक्चर है, ये तो मैंने इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए हैं सभी, मतलब हाइब्रिड। यहाँ पर अगर आप नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर देखोगे तो डबल बॉन्ड O, और एक यहाँ पर कोऑर्डिनेशन है, और ये हो गया एक डबल।
तो एक ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है नाइट्रोजन का कि हम यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O और ऐसा करें, और इन्हीं का हाइब्रिड है ये, जिसमें N जो ONO बॉन्ड एंगल 130 डिग्री का होता है और ये एंगल जो है NNO 117 डिग्री का। ठीक है, ये है इसका N2O3 का स्ट्रक्चर। फिर हम आते हैं, नेक्स्ट आता है और ये है ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये PbNO3 को डिकम्पोज करने से PbO प्लस 4NO2 और प्लस O2 ये निकलता है। इस तरह से ये डिकम्पोज होके, ठीक इसी तरह से अगर आप लिथियम नाइट्रेट को भी डिकम्पोज करोगे तो ये लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 बनता है। अगर एल्कली मेटल्स के कोई भी नाइट्रेट को डिकम्पोज इस तरह से किया जाए तो उससे भी ये बनते हैं। ओके, तो ये है NO2 की प्रोडक्शन। ब्राउन कलर का जो है गैस होती है, एसिडिक है, पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि अगर आप NO2 का स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, तो NO2 में जो एक नाइट्रोजन है उसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, ये है, और यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए पैरामैग्नेटिक होता है, एसिडिक है। और NO2 जब तक फ्री है तो ब्राउन गैस होता है, और इससे एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि NO2 को अगर वाटर में डिसॉल्व करें तो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों बनते हैं, और इस तरह से ये दो एसिड का क्या है, एनहाइड्राइड है, इसलिए इसको बोला गया है मिक्स्ड एनहाइड्राइड। बात क्लियर है? पैरामैग्नेटिक, नाइट्रोजन के दो ही ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक हैं, एक तो NO और एक NO। फिर आते हैं N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो NO2 को ही अगर हम कूल करें, ठंडा कर देते हैं, तो इसके दो मॉलिक्यूल जो है डाइमेराइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि जो NO2 है उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो लो टेम्परेचर में ये ऑड इलेक्ट्रॉन तुरंत पेयर्ड हो जाता है ऐसे, और ये बन जाएगा N डबल बॉन्ड O इस तरह से, और ये बन जाता है N2O4। इसे जरा सा हीट कर दें तो ये फिर से NO2 में, तो देखो NO2 पैरामैग्नेटिक होता है जबकि N2O4 डायामैग्नेटिक होगा। क्यों? कि बॉन्ड बन जाने से अब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। तो N2O4 कलरलेस सॉलिड है, ये लिक्विड स्टेट में भी होता है, एसिडिक होता है और डायामैग्नेटिक। इसमें NO2 का स्ट्रक्चर देखें तो NO2 में ये बॉन्ड एंगल है 134 डिग्री का और ये है 120 पिकोमीटर का, और ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, और इसी के कारण ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। जब ये डाइमेराइज्ड हो जाता है तो ये एंगल 135 डिग्री का होता है, और इस तरह से N और N के बीच का डिस्टेंस 175 पिकोमीटर होता है। तो नाइट्रोजन के दो ऑक्साइड ही न्यूट्रल हैं, बाकी जितने भी ऑक्साइड हैं सब जो है एसिडिक होते हैं, और जितना ज्यादा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट उतने ही ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो N2O5 की बात करें, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, तो HNO3 और P4O10 के रिएक्शन से बनता है। बस आपको करना क्या है कि यहाँ से नाइट्रोजन उठा के और यहाँ कर दीजिए, ये बन गया N2O5 2 मोल, ठीक है, और इस तरह से यहाँ से फॉस्फोरस इसमें आ गया तो बन गया 4HPO3। ये भी एक कलरलेस सॉलिड है और एसिडिक नेचर का होता है, और ये इसमें जो NO है 134 डिग्री का है, और इस तरह से इनके बीच में एक NON बॉन्ड होता है। यही एक नाइट्रोजन ऑक्साइड है जिसमें एक NON बॉन्ड है। एसिडिक ऑर्डर अगर देखें तो N2O और NO जो है न्यूट्रल होते हैं, बाकी N2O4 N2O5 ये दोनों के दोनों। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि जो एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का यहाँ पर +3 है, यहाँ पर +4 है और यहाँ पर +5। इस तरह से एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये है N2O3 नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड है, N2O4 मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, N2O5 नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड है। ये ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है। नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड कौन है? ऐसे फॉस्फोरिक एसिड का एनहाइड्राइड P2O5 होता है। ओके, तो ये है इसके बारे में नाइट्रोजन के ऑक्साइड।
और लास्ट मेंबर बचता है और ये है नाइट्रिक एसिड HNO3। प्रिपरेशन होती है लैब में सोडियम नाइट्राइट में, जो है सोडियम नाइट्रेट पर H2SO4 से तो बनता है HNO3। पोस्ट वार्ड प्रोसेस जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंडस्ट्रियल मेथड है, ये इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है, लार्ज स्केल में इसी मेथड से बनता है। तो पहले अमोनिया को ऑक्सीडाइज किया जाता है, तो 4NH3 प्लस 5O2 तो 4NO और 6H2, टोटल 12H हो गए तो 6H2। फिर NO को NO2 में कन्वर्ट किया जाता है और यहाँ पर जो कैटलिस्ट है प्लेटिनम या रोडियम गेज में यूज किया जाता है, 500 केल्विन 9 बार प्रेशर। और फिर NO2 को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो बन जाता है क्या बच्चों, नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर हम H2O ले लेंगे प्लस H2O, तो 2HNO3 लगभग 68% जो है डिस्टिलेशन के बाद मिल जाता है और NO रिमूव हो जाता है। ये NO को दोबारा यहीं भेज दिया जाता है और इस तरह से पोस्ट वाइल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन होता है। प्रॉपर्टीज में जाए तो लैब में जो नाइट्रिक एसिड होता है वो 68% बाय मास होता है प्योर और डेंसिटी 1.50 एसिड में देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और नाइट्रेट सॉल्ट बनाता है। मतलब सभी, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस हो, चाहे वीक बेस हो और चाहे स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सब के साथ सॉल्ट बनाता है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोडियम नाइट्रेट हो गया, ठीक इसी तरह से यहाँ बन जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। तो इस सभी के साथ नाइट्रेट सॉल्ट बनाता है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें तो HNO3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजर है, डिकम्पोज होके तो ये HNO3 इस तरह से ब्रेक होता है 2NO2 प्लस H2O प्लस 2। ये जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है, यही निसेंट ऑक्सीजन ही इसमें ऑक्सीडाइजर होती है। जैसे I2 प्लस H2O प्लस I4 तो HiO3 मतलब आयोडीन को HiO3 में ऑक्सीडाइज कर देता है, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में, फॉस्फोरस को फॉस्फोरिक एसिड में। तो इस तरह से मतलब हम इस इक्वेशन को सबके साथ लिख सकते हैं और जहां जितने निसेंट ऑक्सीजन की जरूरत है उतना मल्टीप्लाई करके ऐड करके कंप्लीट इक्वेशन लिख सकते हो। यहाँ पर सिर्फ मैंने इनके ऑक्सीडेशन को ही शो किया है इन एलिमेंट्स। ठीक है, मेटल्स के बाद जाए तो मेटल में जो है नाइट्रिक एसिड की बहुत सारी रिएक्शंस हैं और उनमें बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि नाइट्रिक एसिड किस तरह का है, डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेट, मेटल किस तरह का है। जैसे पहला है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ पर ध्यान रखें कि HgCuPbAg, अगर इनके साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करेगा तो NO बनता है, जबकि Fe और Zn के साथ बनता है N2O। रिएक्शन देखो आप, Cu और HNO3 से तो 2 H निकले और यही H HNO3 को इसमें NO में ऑक्सीडाइज रिड्यूस कर देते हैं। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ लिखा है 2HNO3 6 हाइड ऑक्सीजन, 4 तो वाटर के साथ निकल गए और 2 NO, टोटल 8 हाइड्रोजन चाहिए है। तो इसमें 2 तो HNO3 में ऑलरेडी आ रहे हैं, हमें 6 और चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो इस तरह से ये एक कंप्लीट इक्वेशन बना 3Cu प्लस 8HNO3, तो 3CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 4H2O प्लस 2NO। अगर हम जिंक के साथ देखें तो जिंक HNO3 से रिएक्शन करके वही हाइड्रोजन, तो फर्स्ट स्टेप तो बिल्कुल सेम है और फिर ये जो हाइड्रोजन है HNO3 को N2O में रिड्यूस कर देते हैं और इनको भी ऐड कर दो आप, तो ये इक्वेशन हमारा फाइनल आएगा 4Zn प्लस 10 HNO3, तो 4ZnNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, और N2O प्लस 5H2। कॉन्सेंट्रेट की बात करें तो मेटल अगर ये है Zn, Cu, Ag, Pb, अगर इनके साथ HNO3 रिएक्ट करेगा तो NO2 बनेगा। तो देखो बच्चों, चाहे डाइल्यूट हो चाहे कॉन्सेंट्रेट, फर्स्ट स्टेप तो बिल्कुल सेम है। सेकेंड स्टेप में HNO3 को पहले उस NO2 में चेंज कर दो, कितने नाइट्रोजन है उनको निकाल दो और कितने हाइड्रोजन है उस वाटर में चेंज कर दो, कितने हाइड्रोजन की जरूरत है उसको फर्स्ट स्टेप से ले लो। जैसे यहाँ HNO3 प्लस 2H तो 4NO2, तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन थे तो 4 तो यहाँ रिमूव होगा, 2H2 और लगा दो, 4H तो 2 तो नाइट्रिक एसिड से हैं और 2 ऊपर से ले लिए, इस तरह से। तो यहाँ M इनमें से कोई भी एलिमेंट रख दो, रिएक्शन इसी तरह से लिखनी है। रेजिविटी होता है कुछ मेटल जैसे FeCO, NiCr, एल्यूमिनियम, ये नाइट्रिक एसिड में रखते ही ये क्या नहीं होते हैं, कोई रिएक्शन नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन एलिमेंट की सरफेस पर एक ऑक्साइड की थिन फिल्म बनती है जो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है, जो कि
आगे मेटल को नाइट्रिक एसिड से कोई रिएक्शन नहीं होने देती और ना ही किसी अदर से। इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है पैरेसिबिलिटी। अगर एस ब्लॉक के एलिमेंट ले लें तो एस ब्लॉक के एलिमेंट नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल नाइट्रेट बनाएंगे और हाइड्रोजन लिबरेट होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक एलिमेंट है। ओके, एक होता है ब्राउन रिंग टेस्ट, ये है टेस्ट ऑफ नाइट्रेट ग्रुप एसिडिक रेडिकल नाइट्रेट ग्रुप का। जब हम टेस्ट लगाते हैं लैब में तो देखो बच्चों, फेरस सल्फेट लिया जाता है और कॉन्सेंट्रेट ग्रुप, इनकी रिएक्शन से बनता है फेरिक सल्फेट और ये इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रेट ग्रुप को NO में रिड्यूस कर देते हैं, जो कि NaNO3 इस तरह से, और ये NO फिर जो है फेरस सल्फेट के साथ एक और कॉम्प्लेक्स बनाता है FeH2O5NO, जो कि एक ब्राउन रिंग की तरह होते हैं। मतलब आपको मेन ये रिएक्शन याद रखनी है, फेरस आयन प्लस नाइट्रेट आयन प्लस 4H। तो फेरस फेरिक में बदलता है, यहाँ से निकले 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर NO3 1-5, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ चाहिए है 3 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से ये NO में रिड्यूस हो गया, क्योंकि यहाँ 5 प्लस है और यहाँ 2 प्लस। तो ये जो NO है वो फेरस सल्फेट से रिएक्शन करके एक ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और इसका भी +1 होता है। और इस तरह से यही टेस्ट है ब्राउन रिंग टेस्ट। एप्लीकेशन की बात करें तो नाइट्रिक एसिड का फर्टिलाइजर में यूज होता है बनाने में, कैल्शियम नाइट्रेट। इसके अलावा एक्सप्लोसिव सब्सटेंस देख लो आप, TNT, TNB, पिक्रिक एसिड, RDX, इन सब में नाइट्रिक एसिड से ही बनते हैं। इसके अलावा यूज्ड इन द पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, इचिंग ऑफ मेटल्स एंड ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल, तो इनमें यूज होता है। तो ये है कुल मिला के नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड्स। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।